इस वीडियो से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। इस वीडियो से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान ऑब्जेक्टिव फाइनल परीक्षा यानी बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 में अगर आप देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल हूबहू इसी तरह आपको ऑब्जेक्टिव सामाजिक विज्ञान में पूछे जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आपको हूबहू मिलेंगे सामाजिक विज्ञान में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए आप शुरू करते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न देख रहे हैं, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। ऑप्शन ए फसल को, ऑप्शन बी पशुओं को, ऑप्शन सी भवनों को, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी को। तो बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है फसल, यानी जो भी खेत खलिहान में लगे रहते हैं फसल, गेहूं, मकई, जंडो मकई जो भी है सब बाढ़ में क्या होता है, बह जाते हैं, भस जाते हैं, डूब जाते हैं, सड़ गल के ख़त्म हो जाते हैं। पशु भी, जीव जंतु, भैंस, गाय, बकरी सभी बाढ़ में बह जाते हैं, फंस जाते हैं, भूखे प्यासे मर जाते हैं पानी में फंसने के कारण। और भवन, बहुत सारे भवन भी क्या होते हैं, बाढ़ में ढह जाते हैं, गिर जाते हैं, बह जाते हैं, भस जाते हैं। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है उपयुक्त सभी को, फसल को, पशुओं को, भवनों को। उपयुक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आएंगे आपका बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा सामाजिक विज्ञान में। तो देखिए 2 नंबर प्रश्न है, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। ऑप्शन ए समुद्र तट के निकट, ऑप्शन बी समुद्र तट से दूर, ऑप्शन सी समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही सोच रहे हैं। सी बिल्कुल सही सोच रहे हैं, समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए, समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन ए आग लगाना, ऑप्शन बी बम विस्फोट, ऑप्शन सी भूकंप, ऑप्शन डी रासायनिक दुर्घटनाएं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी भूकंप। भूकंप क्या है, प्राकृतिक आपदा है। प्रश्न में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है, तो भूकंप क्या है, प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ प्राकृतिक आपदा है। सुनामी प्राकृतिक आपदा है। आग लगाना ये मानवीय आपदा है। बम विस्फोट मानवीय आपदा है। रासायनिक दुर्घटना मानवीय आपदा है, क्योंकि आग लगाने वाला जो चीज़ है मानव ने बनाया है, बम भी मानव ने बनाया है, रासायनिक यानी केमिकल भी मानव ने बनाया है। तो भूकंप प्राकृतिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है। भूस्खलन मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे सिसकना, यानी कि धीरे धीरे क्या है, वह गिर रहा है, धीरे धीरे सिसक रहा है, धीरे धीरे वह लुढ़क रहा है। भूस्खलन मतलब वही होता है। तो भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है, उचित है, अनुचित है, लाभकारी है या उपयोगी है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है, ऑप्शन सी लाभकारी दिया है, लाभकारी। लेकिन नहीं दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अनुचित है। ऑप्शन नंबर बी अनुचित है, क्योंकि वहाँ जो है कि
भूस्खलन यानी कि धीरे धीरे पहाड़ जो है टूट टूट कर गिरते रहता है, भूस्खलन होते रहता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुचित है। अगला प्रश्न देखिए, रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है? रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है? रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है? सूखा के लिए, चक्रवात के लिए, बाढ़ के लिए या सुनामी के लिए? रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है? बाढ़ के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है, बाढ़ के लिए। बाढ़ से बचने के लिए रिंग बांध दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाढ़ के लिए रिंग बांध दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, इनमें सभी। तो मानव जनित आपदा है सांप्रदायिक दंगे हो जाएगा। आतंकवाद भी मानव ही होता है, कोई न कोई महामारी जो मानव के द्वारा ही आता है। तो मानव के द्वारा ही गंदगी फैलाने से महामारी का हवा उछलता है यानी बीमारी फैलता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी। निम्न में से कौन सा मानव जनित आपदा है? इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगे और महामारी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भूकंप संभावित क्षेत्र में भवन की आकृति कैसी होनी चाहिए? भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो आयताकार होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है, आयताकार। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? आयताकार होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है, आयताकार। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो बताइए, इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन ए बाढ़ प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन बी सूखा प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन सी भूकंप प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन डी प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इधर तीनों जो है प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है आपको इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है, बाढ़ आपका प्राकृतिक आपदा है, सूखा प्राकृतिक है, भूकंप प्राकृतिक है। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग देने वाला साधन कौन सा है? वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग देने वाला साधन कौन सा है? टेलीफोन, पेंजर, मोबाइल या वॉकी टॉकी? तो मोबाइल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, मोबाइल। अगला प्रश्न देखिए, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है? सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केबल का टूट जाना। केबल का टूट जाना, केबल टूट जाना। केबल होता है ना, केबल का तार जो आता है तो वही क्या होता है, टूट जाना। तो आपके घर में चलेगा ही नहीं। टावरों की ऊंचाई में कमी, इनमें से कोई नहीं। संचार टावरों की कमी, तो केबल तार का टूट जाना, जिससे आपका टीवी नहीं चलता है। अगला प्रश्न देखिए, सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन डी सभी के लिए। सुदूर संवेदी उपग्रह, याद रखिएगा, सुदूर संवेदी उपग्रह दूर संचार के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, संसाधनों की खोज के लिए, सभी के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऊपर में जो सुदूर संवेदी उपग्रह छोड़ा गया है, वो किस लिए छोड़ा गया है? दूर संचार, यानी हम आपसे और आप हमसे जो बात सुन रहे हैं, सैटेलाइट जिसे कहते हैं, उपग्रह, उसी के माध्यम से मौसम का विज्ञान की जानकारी के लिए, संसाधनों की खोज के लिए और दूर संचार के लिए सुदूर संवेदी उपग्रह छोड़ा गया है ऊपर। अगला प्रश्न देखिए,
संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। तो सार्वजनिक टेलीफोन हो जाएगा, लेकिन अभी क्या चल रहा है, मोबाइल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैकल्पिक संचार साधन इनमें से कौन नहीं है। वैकल्पिक संचार साधन इनमें से कौन नहीं है। तो डी अंतरिक्ष। देखिए, हैम रेडियो से भी हम सुन सकते हैं, भेज सकते हैं मैसेज। रेडियो संचार, ये उपग्रह, ये सभी जो हैं कि वैकल्पिक यानी कि संचार साधन में मतलब मदद करते हैं। संचार जैसे टीवी चलाने में उपग्रह होता है, मोबाइल में भी उपग्रह होता है, बहुत सारे काम होता है। रेडियो संचार सभी, ये सभी क्या एक दूसरे से जुड़े हुए संचार के लिए, अंतरिक्ष को छोड़ा करके। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। भारत में कितने प्रतिशत भूमि प्रभावित क्षेत्र, भूकंप का प्रभावित क्षेत्र है भारत में। भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है। तो ऑप्शन नंबर बी 56। भारत में 56% क्या है, भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, भूकंप। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है। इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है। भूकंप का जो तरंग होता है, इनमें से कौन नहीं है। PLSO, तो ओ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ओ। ऑप्शन नंबर डी, ये भूकंपीय तरंग नहीं है। एस भूकंपीय तरंग है, एल भूकंपीय तरंग है, और पी भी भूकंपीय तरंग है। अगला प्रश्न देखिए, भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्र में बांटा गया है। तो 5, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 5। अगला प्रश्न देखिए, भूकंप से पृथ्वी की सतह, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है। जहाँ भूकंप होता है, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए पी तरंग, ऑप्शन बी एस तरंग, ऑप्शन सी एल तरंग, ऑप्शन डी टी तरंग। तो भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है। तो पी तरंग। ऑप्शन नंबर ए सही है, पी तरंग जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी में। महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी सुनामी। महासागर के तली में जो कंपन होता है उसको सुनामी कहते हैं, सुनामी। अगला प्रश्न देखिए, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं। ऑप्शन बी अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सुनामी किस स्थान पर आता है। सुनामी किस स्थान पर आता है। तो समुद्र। ऑप्शन नंबर बी सही है, समुद्र में सुनामी आता है। भूपटल के नीचे का वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है क्या कहा जाता है। भूपटल के नीचे का वह स्थल जहाँ भूकंप का जन्म होता है क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए भूकंप केंद्र, ऑप्शन बी अधिकेंद्र, ऑप्शन सी अनुकेंद्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
भूपटल के नीचे का वह स्थान जहाँ भूकंप का जन्म होता है कहा जाता है अधिकेंद्र। अधिकेंद्र अधिकेंद्र ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अधिकेंद्र। अगला प्रश्न देखिए, सबसे खतरनाक तरंग कौन है? सबसे खतरनाक तरंग कौन है? तो एल तरंग। एल तरंग क्या है? सबसे खतरनाक तरंग है एल तरंग। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सुनामी का मुख्य कारण क्या है? निम्नलिखित में से सुनामी का मुख्य कारण है समुद्र में भूकंप आना। समुद्र में भूकंप आने से सुनामी आता है। समुद्र में भूकंप आने से सुनामी आता है। इसलिए प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो समुद्र में भूकंप आना, समुद्री भूकंप सुनामी का कारण है। अगला प्रश्न देखिए, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि जल की अधिकता। जल की अधिकता, जल अधिक होने से नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, अधिक वर्षा होने के कारण। अगला प्रश्न देखिए, कृषि सुखाड़ होता है। कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में, मिट्टी की नमी के अभाव में, मिट्टी के क्षय के कारण, मिट्टी की लवणता के कारण। ए, कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव के कारण। जल के अभाव के कारण ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल के अभाव के कारण। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार उत्तरी बिहार जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखिए, सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। सरदार सरोवर, पंत सागर, गोविंद सागर या नागार्जुन सागर। सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है गोविंद सागर। ऑप्शन नंबर सी सही है, गोविंद सागर, गोविंद सागर। अगला प्रश्न देखिए, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है वर्षा जल संग्रह करना। वर्षा जल संग्रह करना, ना कि वर्षा का जल को जमा करना सूखे से बचाव के लिए एक तरीका है। सूखे से बचाव के लिए एक तरीका क्या है? वर्षा जल संग्रह करना यानी जमा करना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सतलज नदी पर। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन सी नदी है? तो दामोदर नदी। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन सी नदी है? दामोदर नदी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है सुखाड़। सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा है। सूखा क्या है? प्राकृतिक आपदा है। सुखाड़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है वर्षा की कमी। वर्षा की कमी ऑप्शन नंबर ए सही है, वर्षा की कमी। अगला प्रश्न देखिए, तो दोस्तों यह सभी प्रश्न जो है कि बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा सामाजिक विज्ञान में आएगा ही आएगा, बिल्कुल ऐसे ही हूबहू आएगा। तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, आप कितने प्रश्न का उत्तर सही जवाब दिए या जान रहे थे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।